बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक टॉपिक डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें हम कहते हैं गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हम ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इन टॉपिक में जो आपको ये नोट्स दिए जाएंगे जिनमें पूरे चैप्टर में से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मेंशन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं और कल भी हमने कुछ देखे थे, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हम ये कहते हैं गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। चंद प्रॉपर्टीज बतानी है सॉल्ट के हवाले से। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड तो ये होते ही हैं और इसके साथ साथ इनकी अपीयरेंस जो है वो क्रिस्टलाइन है, यानी इनमें स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, एटम एक तरतीब से जुड़े होते हैं, एमॉर्फस इन शेप नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इनमें कोई तरतीब नहीं होती है एटम की या वो रैंडमली अरेंज होते हैं, बल्कि इनमें एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है जिसके बाद ये क्रिस्टलाइन अपीयरेंस शो करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। हम जब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसीलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को इतना ज्यादा देख रहे होते हैं, इतना हाई टेम्परेचर ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि इनमें क्रिस्टलाइन अपीयरेंस है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि जो चीज क्रिस्टलाइन होती है, जिसमें एटम की एक तरतीब होती है, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 50। हाउ द सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। दीज आर दी क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में गिवन है। सॉल्युबल सॉल्ट्स की अगर हम रिकवरी की बात करते हैं कि हम इन्हें किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, तो हमने टॉपिक जब डिस्कस किया था सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन के हवाले से, तो उसमें मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि सॉल्युबल सॉल्ट को हम रिकवर कर सकते हैं। जो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है उसको फिजिकल मेथड से बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है, एवेपोरेशन की मदद से या क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। एवेपोरेशन में हम ये करते हैं कि जो सॉल्ट होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो चुका होता है, वाटर को जब हीट किया जाएगा तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और उसमें जो सॉल्ट है, क्योंकि इनके तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये तो एवेपोरेट नहीं होगा, वो रिमेनिंग जो है वो आपके पास रह जाएगा जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें। तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग सॉल्ट रह जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि जब एक सॉल्युबल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को ठंडा किया जाता है तो उसमें क्रिस्टल्स अपीयर हो जाती है सॉल्ट की, जिसकी मदद से उसको जब फिल्टर करेंगे तो आपके पास जो है वो सॉल्ट प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 51 हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। सॉल्युबल सॉल्ट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, ये मेथड हमने डिस्कस भी किया। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये मेथड हमने डिस्कस भी किया कि हम किस तरह से इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। वही टॉपिक एज इट इज गिवन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस मेथड में मैंने आपको जब टॉपिक बताया था तभी हमने यही डिस्कस किया था कि इस मेथड में सबसे पहले 2 ऐसे सॉल्ट को लिया जाता है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे सॉल्ट को लेने के बाद उनके मिक्सचर को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद आप देखें यहाँ पे जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान होता ये है कि जो आयोनिक रेडिकल्स हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी एक एसिड का जो आयोनिक रेडिकल है वो दूसरे एसिड के आयोनिक रेडिकल से एक्सचेंज हो जाता है। ये इधर आके अटैच हो जाएगा और ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो जब एक्सचेंज होते हैं आयोनिक रेडिकल तो हमारे पास 2 नए सॉल्ट बनते हैं। उनमें से एक जो है वो सॉल्युबल होता है और एक वाटर इनसॉल्युबल होता है। जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है वो तो सोल्यूशन में डिसअपियर हो जाता है, वो अपनी प्रेजेंस जो है वो अपने टेस्ट से फिजिकल प्रॉपर्टी से शो कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है वो सॉलिडिफाई होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी वो प्रेसिपिटेट्स की सूरत में या छोटे छोटे सॉलिड मटेरियल टुकड़ों की सूरत में वो सोल्यूशन में सॉलिडिफाइड कंडीशन में अपीयर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप सोल्यूशन में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो पानी में हल नहीं हो सकती। तो देखें कि हमने 2 ऐसे सोल्यूशंस को मिक्स करना है जो कि सॉल्ट के सोल्यूशन है एंड वाटर सॉल्युबल सॉल्ट के सोल्यूशन है। उनको जब आपस में मिक्स करेंगे वो अपने आयोनिक रेडिकल को एक्सचेंज करेंगे, 2 नए सॉल्ट बनेंगे। उनमें से एक वाटर में हल हो जाएगा, एक नहीं होगा। जो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली वो अपने आप को अपीयर नहीं करता। जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा और उसके प्रेसिपिटेट शो होंगे। यहाँ इस रिएक्शन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है NaCl के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास 2 सॉल्ट बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी है पानी में, और सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सेकंड जो हम रिएक्शन देखते हैं इसमें सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट है,
इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कॉपर कार्बोनेट बनेगा जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा और साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा विच इज वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 विच इज व्हाई अ सॉल्ट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है उसको एक एग्जांपल की मदद से हमने एक्सप्लेन करना है। सॉल्ट हमेशा क्योंकि टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन के नतीजे में बनता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस उसको कहा जाता है बेसिकली जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना नेगेटिव चार्ज हो। हमने जब बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि चाहे उसमें आयंस की तादाद इक्वल हो या ना हो, लेकिन सॉल्ट में हमेशा जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव। दैट्स व्हाई हमारे पास जो अपीयरेंस होती है इसमें सॉल्ट की, तो हम कहते हैं कि वो हमेशा न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो इक्वल होता है। इन केस ऑफ KCl अगर आप देखें, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्ट बना है दिस इज फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन जब रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पोटाशियम अटैच हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा KCl। इसमें K पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा एंड क्लोराइड आयन नेगेटिवली होता है चार्ज कैरियर। दैट्स व्हाई हमारे पास एक सॉल्ट बनता है जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इसका जो बिहेवियर होगा वो न्यूट्रल होगा। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस पेपर which are formed by the total replacement of ionizable hydrogen ion either by positive metal ion or ammonium ion. So next question की तरफ हम जाते हैं। Name any acid used in preservation of food. कोई एसिड बताना है जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हम बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एसिटिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड यहाँ पे गिवन है तो आप प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए अगर एक एसिड का पूछा गया तो आप एक का ही बताएंगे। नेक्स्ट है नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर ऑन स्टिंग, और इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट में और सोर मिल्क में। तो बच्चों विनेगर में जो पाया जाता है एसिड, ये आपके चैप्टर में गिवन साइड इंफॉर्मेशन में भी था कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो ऑन स्टिंग होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है एंड सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये तमाम जो है वो हमारे पास सोर्सेज हैं डिफरेंट एसिड्स की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ये पूछा गया है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्सीनाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट। आप कैसे बता सकते हैं कि आपके पास जो लेड हाइड्रोक्सीनाइट्रेट है ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेटा हमने जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट डिस्कस किए उसमें हमने ये पढ़ा था, जो डिफरेंट हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि हमारे पास बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो बेसिक सॉल्ट में हमने ये कहा था कि एक बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब हम किसी हाइड्रोक्सी ग्रुप कैरी करने वाले लेड या कोई भी हमारे पास जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनको जब रिएक्ट करवाया जाता है किसी एसिड के साथ और अगर वो एसिड मुकम्मल तौर पे इनके हाइड्रोक्सिल को रिमूव ना कर पाए बल्कि हाइड्रोक्सिल की रिप्लेसमेंट तो हो बट पार्शियल हो, यानी अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो उसमें से एक रिमूव हो जाए तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा क्योंकि उसमें अभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो इसे कहा जाएगा ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है। उसकी रीजन क्या है कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है जो कि बेसिसिटी को प्रमोट कर रहा है। तो इसकी आंसर को हम देख लेते हैं फर्दर। लेड हाइड्रोक्सीनाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, क्योंकि इसमें हमारे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस वो होती हैं जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल मौजूद हो। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल 2 हैं तो इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब इसका रिएक्शन करवाया गया एक एसिड के साथ। जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट बनता है। लेकिन सॉल्ट को अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें क्योंकि इन केस ऑफ एसिड एक ही नाइट्रेट ग्रुप मौजूद था तो नाइट्रेट ने जब अटैक किया इस हाइड्रोक्सिल पे तो वो एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर सका, सिर्फ एक OH जो है वो रिमूव होगा। यहाँ से जो OH रिमूव होगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये आपस में कंबाइन होके इन केस ऑफ दिस रिएक्शन ये हमारे पास वाटर की सूरत में अपीयर हो रहे हैं। तो आप देखिए कि नाइट्रेट ने तो सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस किया था, इसीलिए अभी भी हमारे पास सॉल्ट में एक हाइड्रोक्सिल मौजूद है। क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल मौजूद है तो इसका मतलब बेसिसिटी का फैक्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास बेस तो है अभी भी, लेकिन ये सॉल्ट की भी अपीयरेंस दे रहा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो हम ये कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हुई है, एक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन हुआ है तो सॉल्ट तो बना है, बट सॉल्ट में अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल की वजह से बेसिक फैक्टर अपीयर हो रहा है। दैट्स वाई हम इसे नाम देते हैं कि दिस इज अ बेसिक सॉल्ट।
इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। फर्दर हम ये कहते हैं कि चाहे हमारे पास एसिडिक सॉल्ट हो या बेसिक, उसको हम नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिस्टम ये होता है कि आपने उसी एसिड के साथ या उसी बेस के साथ रिएक्शन करवाना होता है जिसके साथ आपने पहले करवाया था। तो अगर अगेन इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, ये जो बेसिक सॉल्ट है इसका, तो इसका जो नाइट्रेट ग्रुप मौजूद है ये जाके अब रिमेनिंग जो हाइड्रोक्सिल है इसको रिमूव कर देगा। जब इसको रिमूव करेगा तो खुद अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके वाटर बना देंगे। और इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट बन जाएगा। लेड नाइट्रेट में एक लेड के साथ 2 नाइट्रेट ग्रुप अटैच होते हैं, विच इज अ नॉर्मल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इन अ नीड ऑफ एसिडिक सॉल्ट। आपको एक एसिडिक सॉल्ट की जरूरत है, आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। आपको मालूम है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने साथ साथ अगर लेक्चर सुने हैं तो, कि हम जब बनाना चाहते हैं किसी एसिडिक सॉल्ट को तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट देख लेते हैं हाइड्रोजन की। ये तब बनता है एक एसिडिक सॉल्ट जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन, जैसे पहले हमने मेथड में डिस्कस किया कि उसमें बेसिसिटी इसलिए अपेयर हो रही थी क्योंकि उसमें अभी भी हाइड्रोक्सिल मौजूद था। तो किसी भी सॉल्ट में एसिडिटी तब अपेयर होती है जब उसमें अभी भी हाइड्रोजन मौजूद हो, आफ्टर आयनाइजेशन, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास H2SO4 है जो कि एसिड है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ। क्या देखते हैं कि पोटेशियम चूंकि 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, पोटेशियम +1 ऑक्यूपाई कर रहा होता है वैलेंसी, एक ही इलेक्ट्रॉन का लूजर है, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की एबिलिटी रखता है। यहाँ पे एक पोटेशियम जाएगा और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट। तो जो पोटेशियम बाइसल्फेट के केस में क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन अपीयर हो रहा है तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट तब होता जब मुकम्मल तौर पे दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते। तो अगर कोई भी ऐसा आपको सॉल्ट नजर आ रहा है जिसमें आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, हाइड्रोजन अभी भी उसमें ऑक्यूपाई है, किया जा रहा है सॉल्ट के लिए, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप उस सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट नहीं कह सकते। वो सॉल्ट आपके पास एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा जिसमें अभी हाइड्रोजन मौजूद है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इन केस ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के केस में हमें क्या दिखता है कि हम जब रिएक्शन इसका देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें क्योंकि एक ही सोडियम मौजूद है तो ये एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 2 हाइड्रोजन अभी भी सॉल्ट में मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज पार्शियल रिप्लेसमेंट। हाइड्रोजन रिमूव तो हुआ लेकिन एक हुआ, अभी भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, बल्कि इसे क्या कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट के यूजेस में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। डिफरेंस बिटवीन आर्हेनस एंड लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। आर्हेनस के बेस और लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस में क्या फर्क है? आर्हेनस का जो बेस होता है उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाले को उसने बेस का नाम दे दिया था, लेकिन शर्त ये थी कि वो अपना हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस इन एक्वस मीडिया करे, कोई और मीडिया अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है उसे बेस कहा जाएगा, वॉटेवर उसके पास हाइड्रोक्सिल है या नहीं है, और वॉटेवर वो एक्वस मीडिया में गेन कर रहा है या नॉन एक्वस में। तो ये इसके दरमियान मेजर डिफरेंस है। देन हम यहाँ से क्वेश्चंस जल्दी से मूव करते जाते हैं। ये वो टॉपिक इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहाँ तक जो टॉपिक थे क्वेश्चन नंबर 58 तक वो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो टॉपिक हैं ये फिर आपके चैप्टर की डिटेल्स आ रही हैं। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जितने भी थे वो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप यहीं से प्रिपेयर कर लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपने साथ साथ टॉपिक पढ़े हुए हैं यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लेने। क्वेश्चन नंबर 59 में ये पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।
आर्हेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम आर्हेनियस के मुताबिक देखते हैं तो उसने कहा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करने के नतीजे में हमारे पास जो है वो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। A neutralization reaction according to Arrhenius concept give acids give hydrogen and bases give hydroxyl. इसके मुताबिक ये था कि एसिड वो होगा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके और बेस वो होगा जो हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस कर सके। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक है वाटर, इसको आपने जस्टिफाई करना है। आप पहला रिएक्शन इसमें शो करेंगे वाटर का किसी एसिड के साथ जिसमें वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। दूसरा रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ शो कर देना है जिसमें वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई अमोनिया इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस बट नॉट आर्हेनियस बेस। उसकी रीजन एक ही है, अमोनिया में ये एबिलिटी तो है कि ये प्रोटॉन गेन कर सकता है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है एक्वस मीडिया में, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड है ही नहीं। तो आप जानते हैं आर्हेनियस के मुताबिक तो बेस होता ही वही है जो एक्वस मीडिया में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आर्हेनियस के मुताबिक अमोनिया बेस नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में देखते हैं, क्योंकि इसकी एबिलिटी है प्रोटॉन को गेन करने की, तो ये बेस होगा। फर्दर इसमें एक्सप्लेन किया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा। हमने कहा हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वो एक सिंगल स्पीशी होती है विच इज कॉल्ड एडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीविस एसिड। लीविस एसिड क्या होता है? लीविस एसिड वो होगा जिसमें सेंट्रल जो मेटल आयन होता है या सेंट्रल जो एटम होता है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, उसमें अभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर पॉजिटिव जो आयन्स होते हैं मेटल आयन्स वगैरह वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो एसिड्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज अ लीविस एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड लीविस एसिड के तौर पे इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है बोरोन उसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की सलाहियत मौजूद है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसीलिए ये जब भी एक मॉलिक्यूलर बिहेवियर तो इसका है ही, लेकिन ये जब भी एक्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। फर्दर इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपके प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है, कोई जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन इसमें गिवन नहीं है। मजीद 78 तक ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेने हैं। मैं ये नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मजीद अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम एक कुछ टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने ड्यूरिंग द लेक्चर छोड़ दिए थे, जैसा कि साइड इंफॉर्मेशंस वगैरह 1-2 वो रहती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बुक से। बारे में ये बताया गया था कि जैसे कि आप लोगों को बायो में भी इस चीज़ के हवाले से डिस्क्राइब किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl मौजूद होता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी फूड ले रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ जो कि मुकम्मल तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेनिंग फूड है, उसके नतीजे में ये होगा कि हमारे जो स्टमक है उसमें एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हम इसे कहते हैं कि हाइपर एसिडिटी हो गई है। समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, बहुत ज़्यादा जब एसिड हो जाता है इट कॉज स्टमक एसिडिटी, ऑल्सो कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। इसे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। इसमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है इंटरनल जो है वो गैस्ट्रो इंटरनल ट्रैक के अंदर, और इसमें चेस्ट बर्निंग फील होती है जो कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। इसकी कुछ प्रिकॉशंस गिवन है कि आपने इस मेथड में अवॉइड करना होता है ओवर ईटिंग को, और इसके साथ साथ ऐसी फूड से अवॉइड करें जो कि स्पाइसी हो। सेकंड जो पॉइंट मेंशन है उसमें ये कहा गया है कि आपने रिमेनिंग जो सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग करनी है, रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट आफ्टर टेकिंग अ मील। अगर आपने खाना खाया तो उसके बाद तकरीबन जो है वो 45 मिनट्स तक आपने एक अपराइट पोजीशन में मतलब बैठे रहना है, सोने या लेटने से गुरेज करना है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है कि कीपिंग द हेड एलिवेटेड व्हाइल स्लीपिंग। जब आप सो रहे हैं तो आप अपने सर को थोड़ा सा ऊंचा रखें।
सो ये जो है वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइपर एसिडिटी के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं ईचिंग ऑफ आर्ट एंड डिजाइंस का जो हम वर्ड यूज करते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम बात करते हैं डिजाइंस फॉर्मेशन की तो मुख्तलिफ एसिड्स को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पज के लिए। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ इचिंग ऑन ग्लास इज कैरीड आउट बाय यूजिंग वैक्स स्टेंसिल्स। वैक्स स्टेंसिल्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक कवरिंग सी होती है जिसकी मदद से जो है वो एक पूरी जो शीट होती है ग्लास की उसको ढांप दिया जाता है। ढांप देने के बाद उसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि कवर नहीं किए जाते। स्टेंसिल इज प्लेस्ड ऑन एरियाज ऑफ ग्लास और मिरर। स्टेंसिल को प्लेस कर दिया जाता है ग्लास या मिरर के ऊपर दैट आर टू बी सेव्ड फ्रॉम एसिड, जिसको एसिड से बचाना होता है। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसे एसिड से नहीं बचाना होता तो उसको कवर नहीं किया जाता, बाकी जितना भी ग्लास या मिरर होता है उसको कवर कर दिया जाता है। ये जो ग्लास या मिरर होता है इसको डिप किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या कर लेता है कि जो अनकवर्ड पार्ट होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है और जब उस शीट को या वैक्स स्टेंसिल्स को हटाते हैं तो हमारे पास जो है वो एक उसके ऊपर डिजाइन बन जाता है। ये प्रोसेस जो है इससे डेंजरस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें एसिड का यूज किया जा रहा है। स्किन टिश्यूज की बर्निंग हो सकती है जो भी आर्टिस्ट इस काम को परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो इससे डिजाइन बनता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू यूजिंग अदर केमिकल। सो ये मेथड जो है वो इचिंग इन आर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से मिरर के ऊपर डिफरेंट डिजाइन और ग्लासेस जो ग्लास वर्क होता है उसमें मुख्तलिफ डिजाइन फॉर्मेशन की जाती है एक एसिड जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कॉमनली यूज किया जाता है। सो ये जो था ये साइड इंफॉर्मेशन में गिवन था। इसके बाद एक और टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के हवाले से बताया गया था। केमिकल यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वो केमिकल जो खुराक को जहर आलूद होने से बचा रहे होते हैं उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। फूड स्पॉइलिंग जो है मे बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अटैक की वजह से फूड जो है वो पॉइजन हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। कुछ प्रिजर्वेटिव जो है वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन या एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं जो कि या तो केमिकल रिएक्शन से बचाते हैं या फिर माइक्रोबियल एक्शन से बचा रहे होते हैं मुख्तलिफ फूड मटेरियल्स को। तो मैन्युफैक्चर अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की जो बनाने वाले होते हैं एड प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ज्यादा लंबे अरसे के लिए खुराक को रखना होता है तो उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है ताकि खुराक ज्यादा अरसे तक महफूज रह सके। नेचुरल जो फूड प्रिजर्वेटिव है उनमें सॉल्ट है, शुगर है, अल्कोहल, विनीगर वगैरह इनको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड। ये ज्यादातर ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि खुराक में बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने से बचाते हैं। दे यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी में गिवन है एसिड रेन के हवाले से। एसिड रेन आपने इसका इंट्रोडक्शन आप फेमिलियर होंगे इससे। एसिड रेन क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एसिड एयर पोल्यूटेंट लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन रेन वाटर। होता यह है कि जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रेन वाटर में बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो ये नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके नतीजे में ये होता है कि जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच हमारे पास 7 के करीब करीब होती है। 7 तो नहीं होती कभी भी उसमें क्योंकि कुछ न कुछ मटेरियल फिर भी मौजूद होते हैं गैसेस वगैरह, लेकिन वो 7 के करीब करीब होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसिड रेन की तो उसकी पीएच जो है वो 5 और 5 से स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ 5 चली जाती है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रेन नहीं है, वो एसिडिक रेन है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड डिसॉल्व हो जाते हैं। और एसिड कैसे बनते हैं? जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रेन वाटर में मिक्सअप होते हैं, इसके नतीजे में एसिड फॉर्मेशन कर देते हैं। पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीज हो जाती है, इट बिकम एसिडिक। व्हेन द एसिड रेन फॉल्स डाउन, ये डैमेज कर सकती है एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग को, वाटर बॉडीज को और इवन सॉइल को भी ये डैमेज कर सकती है। एसिड रेन के हवाले से ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो फर्स्ट एमसीक्यू में गिवन है अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेस वो सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बेस नहीं है? एक्वस अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, नॉट एसिड, नॉट बेस।
सो आपने ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। सेकंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी तमाम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूइस एसिड बेस है सवाई एक के। फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट होती है ल्यूइस कॉन्सेप्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होती है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन इज नॉट द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूइस कॉन्सेप्ट। सो आपने ऑप्शन डी पे टिक कर देना है। फर्स्ट में ऑप्शन बी पे टिक करना है, सेकंड में आपने ऑप्शन डी पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम आते हैं एसिटिक एसिड की तरफ कि इसका यूज जो है वो हम कहां पे कर सकते हैं। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड, मेकिंग एक्सप्लोसिव, इचिंग डिजाइन, क्लीनिंग मेटल। आप जानते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्लीनिंग मेटल वगैरह के लिए, इचिंग डिजाइन के लिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक्सप्लोसिव में भी इस्तेमाल नहीं है। एसिटिक एसिड का फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होता है। सो आपने ऑप्शन ए पे टिक करना है। अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से मिलकर नहीं बना होता सॉल्ट। फर्स्ट ऑप्शन अ मेटेलिक कैटाइन, मेटेलिक कैटाइन से बना होता है। नॉन मेटेलिक एनाइन भी होता है सॉल्ट के अंदर। एन एनाइन ऑफ अ बेस, एन एनाइन ऑफ एन एसिड। सो बच्चों हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हमेशा जो एनाइन होता है वो किसी एसिड से ही आता है और जो कैटाइन होता है वो हमेशा बेस से आता है। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट कि सॉल्ट में नहीं पाया जाता एनाइन ऑफ अ बेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपने देखना है नंबर 5, इफ अ लिक्विड हैज पीएच वैल्यू 7 देन इट मस्ट बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन, सॉल्ट में हमेशा क्या चीज पाई जाती है। आइंस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्व इन वाटर, फॉर्म क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट में हमेशा क्या चीज पाई जाती है। सॉल्ट क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट है तो इसमें हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ सॉल्ट में होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व इन वाटर होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बाजू का ऐसा नहीं होता, लेकिन आयनिक होना इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में ये क्या बनाते हैं। प्रोडक्ट्स जो है इनमें से डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट, तमाम चीजें बनती हैं सिवाय एक के। उसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। हाइड्रोजन इसमें नहीं बनता, बाकी तीनों चीजें बनती हैं। सो हाइड्रोजन पे आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप देखें इन दी प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट को जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट। जब आपने प्रिपेयर करना है इनसॉल्युबल सॉल्ट को तो उसमें कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, ऑब्वियसली इनसॉल्युबल सॉल्ट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो टू सॉल्युबल सॉल्ट ही मिक्स किए जाते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस, नहीं, दो सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनते। वन सॉल्ट इज प्रोड्यूस insoluble, is insoluble, both of the salts produced are insoluble। हम अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो इनमें वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है। बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस आर इनसॉल्युबल, जो दोनों सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस इज इनसॉल्युबल, एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस, ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है, ऑप्शन बी। हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट को तो उसमें हम दो मिक्स करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट को, उसके नतीजे में एक हमारे पास सॉल्ट ऐसा बनता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है और एक ऐसा बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। सो टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। A reaction between an acid and a base produce, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4, HPO4 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? The conjugate acid of HPO4 2 negative is PO4 3 negative, H2PO4 2 negative, H2PO4 negative, H3PO4। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कब बनता है?
अगर आप फर्स्ट में देखें तो हमारे पास फॉस्फेट आयन मौजूद है जो कि 3 नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके साथ साथ सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास H2PO4 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास HPO4 2 नेगेटिव है, तो आपने याद रखना है कि ये हमेशा किससे प्रोड्यूस होगा, H2PO4 नेगेटिव से प्रोड्यूस होगा। कि हमारे पास जब एक H2PO4 नेगेटिव में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसके नतीजे में ये बनता है। तो आपने याद रखना है कि H2PO4 नेगेटिव का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, दैट इज HPO4 2 नेगेटिव। सो ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। व्हाट इज द pOH ऑफ 0.02 मोलर KOH? पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में हमारे पास सॉल्यूशन की pH क्या होगी, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे ऑप्शन इसका जो है वो बी है, 1.397। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th में, Which one of the following species not amphoteric? इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशी है जो एम्फोटेरिक नहीं है? फर्स्ट वन वाटर एम्फोटेरिक है, अमोनिया भी एम्फोटेरिक है, हाइड्रोजन आयन डोनेट भी कर सकता है, हाइड्रोजन आयन गेन भी कर सकता है, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन आयन का लूजर भी है, हाइड्रोजन आयन के प्रोटॉन को गेन भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सल्फेट आयन की तो ये एम्फोटेरिक नहीं है, ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे आप इसके केस में, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आप देखें, द प्रोडक्ट ऑफ ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एन एडक्ट, द बॉन्ड बिटवीन द एडक्ट स्पीशी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप्स ऑफ क्रिस्टल, ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे इसके केस में। नेक्स्ट है यू वांट टू ड्राई अ गैस, अगर आप एक गैस को ड्राई करना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, इनमें से कौन सा सॉल्ट आप इस्तेमाल करेंगे? तो अगर हमने ड्राई करना है किसी गैस को, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या आपने यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में पढ़ा था। फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, इज प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है जिसमें NaOH के साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ NaCl बनता है। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इसमें क्या होगा? तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा। नंबर 17 देख लीजिए, विच आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इनमें से कौन सा आयन है जो कॉन्जुगेट बेस है सल्फ्यूरिक एसिड का? HSO4 जो है ये कॉन्जुगेट बेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। हाइड्रोजन जब एक रिमूव हो जाता है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, HSO4 नेगेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ल्यूइस बेस है? ल्यूइस बेस के तौर पे एक्ट करेगा अमोनिया NH3, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसको डोनेट करने की सलाहियत रखता है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 20 पे देख लीजिए कि W बताना है आपने कि W फॉर वाटर होता है। हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है वाटर के लिए, इज इक्वल टू H positive into OH negative equal to 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 14 at 25 Celsius. What is the concentration of hydrogen ion in pure water at 25 Celsius? हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है that is 1 multiplied by 10 raised to power minus 7 mole per dm cube in case of temperature which is 25 Celsius. यहाँ तक आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।